अब देखो मेरे यहाँ पे कल रात के 12 बजे से ही लाइट नहीं आ रही है क्योंकि कोई डीपी वगैरह जल गई थी, इसलिए पूरी रात नींद ही नहीं आई। और जब सुबह उठा तो भी लाइट नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से पानी भी नहीं आ रहा था। पर फिर भी जैसे जैसे नहा धो के मैं सिनेमा हॉल पहुंचा और वहाँ पे भाई एसी में क्या ही प्यारी नींद आ रही थी। पर मूवी देखना ज्यादा जरूरी था तो मैंने नींद को साइड में रखा और प्रॉपर तरीके से पूरी मूवी देखी। अब बात करते हैं मूवी की। मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग है मिशन इम्पॉसिबल सीरीज का 8वां पार्ट है और कह रहे हैं कि ये लास्ट पार्ट भी हो सकता है। पर इस चीज पे भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हर बार कोई ना कोई कहता है इट्स द लास्ट टाइम और फिर वो लोग मुंह उठा के वापस से आ जाते हैं। तो कोई भरोसा नहीं कि टॉम क्रूज अगले साल दूसरा पार्ट अनाउंस करते। अब देखो मूवी की स्टोरी की बात करें तो मूवी अपने लास्ट पार्ट डेड रोकनिंग पार्ट 1 की स्टोरी को कंटिन्यू करती है। यहाँ पे एआई है जो कि इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो वर्ल्ड के लिए एक खतरा बन चुका है क्योंकि वो दुनिया पे अपना कंट्रोल जमाना चाहता है और इसलिए वो 9 न्यूक्लियर कंट्रीज में से ऑलरेडी 5 न्यूक्लियर कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स पे कंट्रोल जमा चुका है। और अगर उसने सारी की सारी न्यूक्लियर कंट्रीज के न्यूक्लियर वेपन्स पे कंट्रोल जमा लिया तो दुनिया उसकी मुट्ठी में होगी और उसे रोकने का काम मिला है अपने ईथन हंट को। और यही मूवी की बेसिक स्टोरी है। अब मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की मेन हाईलाइट होती है उसके स्टंट और एक्शन सीक्वेंसेस और इस मूवी में भी जो हमें स्टंट और एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिले हैं वो सारी मिशन इम्पॉसिबल सीरीज की तरह कमाल के हैं। और इस मूवी के हाईलाइट 2 सीक्वेंसेस थे। पहला जो कि अंडर वाटर एक सबमरीन में टेक प्लेस करता है और दूसरा क्लाइमेक्स के अंदर प्लेन्स में। दोनों सीक्वेंस का स्केल बहुत एपिक था और दोनों के दोनों सीक्वेंस बहुत देर तक चलते हैं, कम से कम 20-20 मिनट के लिए। और उन 20 मिनट में मैं एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं हुआ। पूरे के पूरे 20 मिनट में फुल्ली इंगेज था उस एक्शन में। पर अगर इसे मैं लास्ट पार्ट के साथ कंपेयर करूं तो ये उसे बीट नहीं करती क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल 7 में जो अपन को स्टंट्स देखने को मिले थे वो बहुत आइकॉनिक है, चाहे वो माउंटेन से बाइक से कूदने वाला सीन हो या फिर क्लाइमैक्स में वो ट्रेन वाला सीन। अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मूवी खराब है, मूवी बहुत अच्छी है। पर पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अपने लास्ट पार्ट को बीट नहीं कर पाती क्योंकि लास्ट वाला पार्ट इससे थोड़ा ज्यादा इंगेजिंग था, जहाँ पे ये वाला पार्ट अपने फर्स्ट हाफ में तो काफी देर तक तो उसे बिल्डअप ही करता रहता है, जिसकी वजह से तुम थोड़ा बहुत बोर फील कर सकते हो। तो मूवी की सबसे अच्छी चीज की बात करते हैं और वो था खुद टॉम क्रूज। भाई ये बंदा 62 ईयर्स का है और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से इसकी बॉडी भाई इतनी कमाल की है, इसलिए मैं अपने दोस्त को कह रहा था कि कहाँ हम 20-20 साल के लौंडे और कहाँ वो 62 साल का होने के बावजूद इतना फिट है। भाई बंदा हर सीक्वेंस में अपना चार्म छोड़ के जाता है, चाहे फिर वो एक्शन हो या फिर कोई नॉर्मल बेसिक एक्टिंग वाला सीन हो। भाई बंदे को सल्यूट है, इसलिए मैंने थिएटर में आखिरी में अकेले खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई क्योंकि वो डिजर्व करता है। अब देखो मूवी की टेक्निकल बातें करने से पहले ये मूवी के म्यूजिक कंपोजर और सिनेमेटोग्राफर के नाम। भाई मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक इतना कमाल का है ना क्योंकि हर सीन को इतना एलिवेट और एपिक बना देता है और ये चीज तुम पहले ही सीन से नोटिस करने लग जाओगे। ऊपर से भाई मूवी का कैमरा वर्क और सिनेमेटोग्राफी अलग ही है, भाई मूवी को एक अलग ही खूबसूरती देते हैं। अब देखो ये मूवी है ना अवतार टाइप की मूवीज की कैटेगरी में आ चुकी है जिनके हम एक पर्टिकुलर सीन के बारे में बात नहीं कर सकते, हम उनके एज एन होल एक्सपीरियंस ही बात करते हैं। अब इस मूवी में तुम्हें ना कॉमेडी देखने को मिलेगी, ना जोक्स देखने को मिलेंगे, ना फास्ट पेस एक्शन देखने को मिलेगा, पर जो मिलेगा वो है कमाल का एक्सपीरियंस। इस मूवी को डेफिनेटली चेकआउट कर लेना और हो सके तो मूवी को सुबह देखने मत जाना क्योंकि मूवी शुरुआत में बिल्डअप का टाइम लेती है तो तुम्हें नींद आ सकती है। तो दिन के उस समय में जाना जब तुम एक्टिव हो ताकि तुम मूवी का पूरा एक्सपीरियंस ले सको। तो आज के लिए बस इतना ही, पीस आउट।